जो वेव ऑप्टिक्स टॉपिक है, इस वेव ऑप्टिक्स में स्टार्टिंग क्या है, वेव ऑप्टिक्स के अंदर अगर देखेंगे तो टोटल 3 टॉपिक है। उसमें पहला टॉपिक होता है इंटरफेरेंस, दूसरा टॉपिक है डिफ्रैक्शन, एंड तीसरा टॉपिक है पोलराइजेशन। नॉर्मली स्टूडेंट्स को जिन्होंने वेव ऑप्टिक्स एक दो बार पढ़ा है या ठीक से नहीं पढ़ा है, उनको इंटरफेरेंस डिफिकल्ट लगता है, और पढ़ने के बाद भी इनको फॉर्मूले में कंफ्यूजन रहता है। और जिन्होंने इंटरफेरेंस को ध्यान से नहीं पढ़ा, उनको इसमें दिक्कत होती है और लगता है कि ये समझने वाला चीज नहीं है। और पोलराइजेशन में किसी को दिक्कत नहीं होती ज्यादातर। इंटरफेरेंस में दिक्कत होने के पीछे रीजन है, बेसिक रीजन, क्योंकि इंटरफेरेंस में सभी फॉर्मूले की क्लैरिटी में थोड़ा फॉर्मूले को पढ़ने के साथ साथ अगर उसकी हमने प्रैक्टिस न्यूमेरिकल का नहीं करा ना, तो उसमें हम अप्लीकेशन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम उस चीजों का है, तो उसको अप्लीकेशन भी तो हम न्यूमेरिकल में ही अप्लीकेशन होगा और उसको समझेंगे। और डिफ्रैक्शन में फॉर्मूले कम है, पोलराइजेशन में भी बिल्कुल कम फॉर्मूले है। तो इसमें अभी जो टॉपिक है, इसमें इंटरफेरेंस ही बड़ा टॉपिक है। अब इंटरफेरेंस बड़े टॉपिक में, इंटरफेरेंस में सबसे पहला पार्ट क्या है, मैं थोड़ी फास्ट में जाऊंगा और आप फास्ट में जाऊंगा क्योंकि दोनों चीज करना है। और तो पहली चीजें है इसमें आती है, सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें, छोटा सा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट आपको ध्यान रखना है, 3 टाइप्स के वेव फ्रंट होते हैं। वो वेव फ्रंट होते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट होते हैं। तो वेव फ्रंट में दो चीज याद रखना होता है कि वेव फ्रंट का शेप क्या है और वेव फ्रंट का शेप क्या है और सोर्स कैसा है, ये दी जाती है। स्फेरिकल वेव फ्रंट का सोर्स जो होता है पॉइंट सोर्स होता है, और उसकी शेप स्फेयर जैसी होती है, स्फेरिकल शेप होती है। और उसी तरीके से दूसरा वेव फ्रंट होता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का जो शेप होगा वो तो सिलेंडर ही होगा, लेकिन उसकी सोर्स होगी लीनियर, लीनियर सोर्स होगी, और ये इसका शेप सिलेंडर होगा। एंड थर्ड होता है हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट होता है, प्लेन वेव फ्रंट का सोर्स या तो प्लेन होगा या एट इनफाइनाइट होगा, काफी दूर होगा इसका शेप। सॉरी, ये सोर्स के बारे में हम बता रहे हैं। और इसकी शेप चूंकि प्लेन वेव फ्रंट है तो शेप प्लेन ही होगा। वेव फ्रंट का ऐसे डेफिनेशन बताते हैं कि इट इज कॉन्टिन्यूअस डिस्टर्बेंस ऑफ लाइट, इट इज कॉन्टिन्यूअस डिस्टर्बेंस ऑफ लाइट which are vibrating which are vibrating in same phase. It is continuous disturbance of light which are vibrating in same phase at a medium. तो ये वेव फ्रंट का होता है। वेव फ्रंट के लिए समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि मैं एक एक ही एग्जांपल लूंगा, उसी से समझ लेना है। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट के बारे में अगर मैं सोचता हूं, तो एक सबसे पहले एक मैं छोटा सा सोर्स लेता हूं। ये मैं सोर्स ले लिया, रेड कलर का एक छोटा सा सोर्स ले लिया। यहाँ से लाइट निकलती है, तो यहाँ से लाइट सभी डायरेक्शन में निकलती है। तो यहाँ से लाइट सभी डायरेक्शन में यहाँ पे लाइट निकलती है, तो मैं यहाँ पे एक लाइट बना रहा हूँ, सभी डायरेक्शन में लाइट निकल रही। तो सभी डायरेक्शन में यहाँ पे लाइट निकलती है। एक्चुअली अगर यहाँ पे जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक एरो ड्रॉ कर रहा हूँ। आप जैसा जानते हैं ये एरो है, बट एरो को ही रे बोलते हैं, और लाइट में हमें इसको ऐसा ही बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये वेव ऑप्टिक्स जो टॉपिक है, मैंने यहाँ पे एक स्फेयर बना दिया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये एक वेव फ्रंट, जो स्फेयर का सरफेस है वो एक वेव फ्रंट है। स्फेयर का सरफेस एक वेव फ्रंट हमारे पास यहाँ पे हो गया। तो एक्चुअली जो मैं एरो ड्रॉ कर रहा हूँ, सच में ये एरो जो है ना, ये सच में जो एरो है, ये सच में जो एरो है, वो ध्यान रखना कि एरो इज ए वेव। एरो इज व्हाट? इट इज ए वेव। तो एरो जो है वो एक्चुअली वेव है। तो आगे जाके इस टॉपिक में हम जब भी ड्राइंग करेंगे ना, तो ध्यान रखना है, ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है, अब आपके पास टाइम कम है। तो आप याद रखिए कि वेव फ्रंट में लाइट को रे नहीं कंसीडर करते हैं, लाइट को वेव कंसीडर करते हैं, ध्यान रखेंगे, वेव कंसीडर करते हैं। तो ये वेव ऑप्टिक्स में यही है, लाइट को हम वेव कंसीडर करते हैं। तो ये हमने ये पॉइंट एक देख दिया। तो इसी तरीके से तीनों इसके पॉइंट धीरे धीरे होते जाएंगे। तो वेव फ्रंट हो गया। वेव फ्रंट के बाद हम छोटा नेक्स्ट आते हैं हाइजन प्रिंसिपल के ऊपर, या ह्यूजन प्रिंसिपल, जो भी आप इसको कहते हैं।
थोड़ा सा स्पीड रहेगा क्योंकि हमें थोड़ी सी थ्योरी को बतानी भी है और फिर आगे जाके उस पॉइंट पे आ जाएंगे। ये सभी चीज को बुक में लिखा हुआ है, तो बुक में मैं उस चीज को समझाऊंगा, तो थोड़ा सा अभी ब्रीफिंग दे देता हूँ। हाइजन प्रिंसिपल के बारे में, वेव ऑप्टिक्स में जो लाइट एक वेव है ना, उस वेव के बारे में बताया जा रहा है कि वेव ये कैसे ट्रेवल करता है और वेव के बारे में क्या कैसी चीजें हैं। तो सबसे पहले चीजें इसने इसका कहना है कि सोर्स से जो लाइट निकलती है ना सभी डायरेक्शन में, वेव, इसको बोलते हैं वेवलेट्स। इस टर्म को बोलते हैं वेवलेट्स। तो वेवलेट इज ए वेव व्हिच ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द सोर्स। और इसके जाके ये वेव की एक कंडीशन होती है जहां पे वेव फ्रंट बनता है। वेव फ्रंट के बारे में कुछ चीजें ध्यान रखिए, मैं एक बार बोलता हूं वेव फ्रंट का डेफिनेशन, आप ध्यान से सुनेंगे। इट इज वेव फ्रंट इज कॉन्टिन्यूअस डिस्टर्बेंस ऑफ लाइट which travel in all direction with velocity of light in that medium and where light vibrating in same phase at locus। सेम फेस एट लोकस, वर्ड को समझिए, सेम फेस एट लोकस। तो लोकस का मतलब यहाँ पे, लोकस मैथमेटिकल वर्ड है जो एक गिवन मैथमेटिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। हम उसके बारे में बता तो रहा हूं आपको समझने के लिए, बट वो भी जरूरत नहीं है। तो आप ऐसे सपोज कर लो कि जैसे कि मैंने यहाँ ब्लैक कलर का बनाया और ब्लैक कलर से इक्वल डिस्टेंस में हर एक डायरेक्शन पे एक मैं डॉट ले रहा हूं, ये एक यहाँ पे वेव फ्रंट बन गया। क्यों वेव फ्रंट बन गया? पहली चीज है, इट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। दूसरा, लाइट चूंकि सेम डिस्टेंस अगर ट्रेवल करता है ना, तो उसकी सेम फेज हो जाती है, सेम फेज हो जाती है, लाइट की सेम फेज हो जाती है। और ये चूंकि सेम फेज हो जाती है, तो लाइट की सेम फेस हो जाती है, तो उसको हम वेव फ्रंट बोलते हैं। वेव फ्रंट के बारे में अगला चीज है, एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। ध्यान रखिए, एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि जो पहली वेव फ्रंट बना है ना, वहां पे हर एक पॉइंट से एक न्यू वेव निकलेगी। क्यों? क्योंकि एवरी पॉइंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। यहां पे ऐसा बताते हैं। तो यहां पे बता रहे हैं कि एवरी पॉइंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस यहां पे आ रहा है, तो इस चीज को हम आपको वेव फ्रंट बोलते हैं, पहली चीज। सेकंड, टेंजेंट टू सेकेंडरी वेवलेट इन ऑल डायरेक्शन। टेंजेंट टू सेकेंडरी वेवलेट्स इन ऑल डायरेक्शन मेक्स ए न्यू वेव फ्रंट कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जो हमने प्राइमरी वेव फ्रंट बनाया, हमने प्राइमरी वेव फ्रंट बनाया, और प्राइमरी वेव फ्रंट पहली बार सोर्स से निकलती है, उसको वेवलेट्स बोलते हैं। पहली बार जो सोर्स से निकलती है उसको वेवलेट्स बोलते हैं। ध्यान रखिए, पहली बार जो सोर्स से निकलती है उसको वेवलेट्स बोलते हैं, और वेवलेट्स आगे जाके वेव फ्रंट बनाएगी। शॉर्ट में देखिए, मैं अभी एक चूंकि डायग्राम छोटा बना चुका हूं, तो फिर भी मैं इसमें समझाता हूं। एक एरो देना बना दिया, ये एस है, एस इज सोर्स। उसके बाद ये जो रेड कलर का वेव है, दिस इज प्राइमरी वेवलेट्स। प्राइमरी वेवलेट्स, प्राइमरी वेवलेट्स, प्राइमरी वेवलेट्स आगे जाके प्राइमरी वेव फ्रंट बनाया। मैं यहाँ PW1 कर दूंगा। और जैसा कि उसने रूल में कहा कि एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। मींस हर एक पॉइंट एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा, और वहां से फिर से एक वेव निकलेगी, जो मैं अभी ग्रीन कलर के ड्रॉ कर रहा हूं बाहर की तरफ। दिस इज सेकेंडरी वेवलेट्स। और फिर से जाके एक वेव फ्रंट बनाइए। हो सकता है अभी जो मैंने बताया है चीजें आपको चूंकि तेजी में समझ में आ भी गया होगा या नहीं भी आ गया होगा। मैं एक दूसरी ड्राइंग करता हूं, यहां से आपको ज्यादा समझ में आएगा, फिर मैं इसके बाद में टॉपिक जंप कर जाऊंगा। ये देखिए, पहली बार फिर से मैं फ्रेश एक उसी चीज को समझाता हूं जो हाइजेन प्रिंसिपल कहता है। सोर्स है, दिस इज सोर्स एस। यहां से जो निकलती है लाइट, इसको वेव बोलते हैं, एंड दिस इज प्राइमरी वेवलेट्स। प्राइमरी वेवलेट्स, वेवलेट्स। ये प्राइमरी वेवलेट्स आगे जाके एक वेव फ्रंट बनाएगी, दैट इज प्राइमरी वेव फ्रंट। तो इसको मैंने ये लाइन खींच दिया, ब्लैक कलर का लाइन, ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, प्राइमरी वेव फ्रंट। प्राइमरी वेव फ्रंट से एवरी पॉइंट ऑफ द प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। अब वहां से फिर से एक लाइट निकालते हैं दूसरे कलर का, क्योंकि वो दिस इज सेकेंडरी वेवलेट्स।
एस वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स। और फिर से एक वेव फ्रंट बनाएगी ये, इसका मैं कलर ब्लैक ले लेता हूं। फिर से आगे जाके एक वेव फ्रंट बनाएगी, इसका एस वेव फ्रंट नाम देते हैं। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो सोर्स, प्राइमरी वेवलेट्स, प्राइमरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेव फ्रंट, ये प्रोसेस चलता रह रहा है। अब इसके अंदर एक यूनिक पॉइंट क्या है, ये दो यूनिक पॉइंट जो आपसे पूछा जा सकता है रीजनिंग में, ध्यान से सुनेंगे। ये ज्यादातर बुक में नहीं लिखा रहता है। एवरी रे विल टेक इक्वल टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर वेव फ्रंट। एक रे ऊपर जाने में अगर T1 टाइम लेता है, दूसरा रे भी T2 टाइम लेता है, तीसरा रे T3 टाइम लेता है। मैंने T1 T2 3 नाम दिया है, बट ऑल आर सेम। दे विल टेक इक्वल टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर, T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3, एंड रेज आर परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेज आर परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। एक नया वर्ड इसमें डाल देता हूं, चाहे डिस्टेंस कुछ भी हो, चाहे डिस्टेंस कुछ भी हो, मीडियम कुछ भी हो, ये भी वर्ड समझ लीजिए। मीडियम कुछ भी हो, डिस्टेंस कुछ भी हो, एक वेव फ्रंट से दूसरी वेव फ्रंट जाने में इक्वल टाइम लगेगा। चाहे डिस्टेंस आपको ज्यादा दिख रहा है, कोई कम दिख रहा है, तब पर भी इक्वल टाइम लगेगा। चाहे एक में एयर है, दूसरे में ग्लास है, तीसरे में वाटर है, तभी इक्वल टाइम लगेगा। इसके रीजन में अभी हम नहीं जाएंगे। तो ये हमने आपको हाइजन प्रिंसिपल भी समझा दिया। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसी में आप लेते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस से पहले जो सोर्स के बारे में थोड़ा सा यहां डिस्कशन होता है, सोर्स ऑफ लाइट। देखिए, सोर्स ऑफ लाइट ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट अभी मुझे किस टाइप की सोर्स ऑफ लाइट की जरूरत है, मैं उसके बारे में बात करता हूं। तो मुझे जो जिस टाइप की सोर्स ऑफ लाइट की मुझे अभी जरूरत है, उस सोर्स ऑफ लाइट को यहां पे बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। वर्ड इज कोहेरेंट। कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स के लिए कंडीशन क्या है? लाइट शुड ऑब्टेन फ्रॉम सेम सोर्स, पहली कंडीशन है। वो लाइट जितनी भी सोर्स होगी, दे शुड ऑब्टेन फ्रॉम सेम सोर्स, पहली कंडीशन। सेम वेवलेंथ होनी चाहिए। एम्पलीट्यूड भी सेम बताते हैं, एम्पलीट्यूड सेम या लिटिल बिट डिफरेंस चल जाता है। और सेम फेज, सेम फ्रीक्वेंसी लिखा होगा, सेम फेज और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, सेम फेज और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ये एम्पलीट्यूड वाला चीज को हटा दो, सेम फ्रीक्वेंसी दे देंगे। वेवलेंथ सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। ये कोहेरेंट सोर्स के कंडीशन है। अगर ये कंडीशन को कोई सेटिस्फाई नहीं करता है तो दैट इज नॉन कोहेरेंट सोर्स। क्यों कोहेरेंट सोर्स को बताना जरूरी है? क्योंकि इंटरफेरेंस होने के लिए कोहेरेंट सोर्स ही चाहिए। इंटरफेरेंस होने के लिए कोहेरेंट सोर्स ही चाहिए, एक कंडीशन। अगला, कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन करने के बेसिक रूल है, उसके ऊपर हम जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ऐसे आपने जब टॉपिक पढ़ा है इंटरफेरेंस में, YDSE, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है कि शुरू में एक सोर्स बनाया जाता है, सेम सोर्स, एक सोर्स, सिंगल सोर्स S, और यहां से लाइट निकाली जाती है और आगे जाके एक वॉल दे दिया जाता है, एक वॉल ड्रॉ कर देते हैं। वॉल में फिर से दो होल कर देते हैं, यहां पे होल कर देते हैं। तो पहली वाली लाइट जब जाती है तो वॉल इसको रोक देती है। लेकिन यहाँ पे दो सोर्स S1 S2 बन गया, यहां से फिर से आगे लाइट निकलती है। ये मैंने ब्लू कलर का सोर्स कर दिया S1 S2, फिर से आगे लाइट निकलती है। तो आगे से फिर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इससे निकलने वाली लाइट इसके ऊपर जब पड़ती है तो इसमें लेते लगता है कि दो सोर्स का लाइट S1 S2 का पड़ रहा है, S1 S2 का लाइट पड़ रहा है। और यहाँ पे स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर इस दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आता है, कंबाइंड इफेक्ट S1 S2 का। इसी को बोलते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इंटरफेरेंस क्या है?
Interference is the superimposition of two coherent sources of light. ये टू की जगह आप फ्यू भी बोल सकते हैं. Interference is the superimposition of few coherent sources of light. Few. अगर फ्यू से ज्यादा होगा तो इंटरफेरेंस नहीं होगा. तो कंडीशन क्या है? सुपरपोजिशन मतलब कंबाइन होना, कंबाइन इफेक्ट होना. आपने आगे टॉपिक में पढ़ना है ब्राइट इंटरफेरेंस, डार्क इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, डिस्टेंस, सेंट्रल, ब्राइट की, फिफ्थ की, डार्क की, ये सारी चीज क्या कंडीशन है, मैक्सिमम मिनिमम का क्या कंडीशन है. तो उस कंडीशन का हम बेसिक के ऊपर अभी आ रहे हैं. अब मैथमेटिकल फॉर्मूले के ऊपर हम शुरू कर देंगे. तो ये जो पहला आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे डायग्राम का पार्ट जिसको समझना है वो ये वाला पार्ट है. ये वाला पार्ट इतना, ये समझने का पार्ट है आपके लिए, जिसमें S1 S2 सोर्स और स्क्रीन. अब यहाँ पे मैं मैथमेटिकल पार्ट लिखता हूं. आप लिख सकते हैं तो लिख लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा. थोड़ी सी मैं डार्क पेन यूज करूंगा यहाँ पे ताकि आपको ज्यादा क्लियर रहे. देखिए पहला सोर्स S1 है. कुछ बेसिक चीजें अभी समझना है अच्छे से, अभी न्यूमेरिकल में उसकी जरूरत पड़ने वाली है. S1 और S2 दो सोर्स हमने लिया है, ध्यान रखिए. दोनों इंटरफेरेंस सोर्स है और इसका कंबाइंड इफेक्ट स्क्रीन के ऊपर होने वाला है. S1 सोर्स है, वहां पे सच में एक होल है. S1 सोर्स में एक होल है यहाँ पे. S2 सोर्स में भी एक होल है. S1 की इक्वेशन को नॉर्मली हम लिखते हैं y1 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी. y2 को इक्वेशन को लिखते हैं b साइन ओमेगा टी प्लस 5. आप लिख लीजिए. इसमें से y1 y2 डिस्प्लेसमेंट है, SHM में आपने वेव पढ़ा है. a और b उसके एम्पलीट्यूड है. ओमेगा टी और ओमेगा टी प्लस 5, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस 5 उसके फेज है. ओमेगा टी प्लस 5 में फेज डिफरेंस 5 का लिया हुआ है, कांस्टेंट रहेगा. नेक्स्ट वन. अब यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको अभी आपको लिखना भी है, समझना भी है, क्योंकि ये चीजें आप पहले से आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो खुद से सीखेंगे तो इट विल टेक टाइम और कंफ्यूजन रहेगा. देखिए यहां पे हमने S1 सोर्स लिया था और नीचे S2 सोर्स लिया था. S1 सोर्स की डिस्प्लेसमेंट y1 है, S2 सोर्स की डिस्प्लेसमेंट y2 है. पहला टर्म S1 जो y1 है उसकी एम्पलीट्यूड a है, y2 है उसकी एम्पलीट्यूड b है. ये ध्यान रखना. S1 वाले की इंटेंसिटी I1 है, दूसरे वाले की इंटेंसिटी I2 है. विड्थ ऑफ सोर्स W1 है, विड्थ ऑफ सोर्स W2 है. ये वर्ड लिख लेना. W1 W2 इज द विड्थ, I1 I2 इज द इंटेंसिटी ऑफ सोर्स, A and B amplitude, Y1 Y2 are their displacement. एंड पहले वाले के फेज ओमेगा टी है, दूसरे वाले के फेज ओमेगा टी प्लस 5 है. ये आप लिख लो. मैं 1-2 मिनट का आपको अभी मतलब सभी चीज लिखने के लिए दे रहा हूं टाइम, 1 मिनट का, और मैं फिर से इसको आगे कंटिन्यू. पहले लिख लेंगे आप इसको. 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं, लिखना है अभी किसको, इसकी एप्लीकेशन होनी है अभी तुरंत. सबसे पहला W1 by W2 is proportional to is equal to a square plus b square. This is equation 1. Ratio of width of aperture is equal to square of their amplitude. Ratio of square of their amplitude. पहला एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो जरूरत पड़ने वाली है अभी भी और बाद में भी. इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. इसका इफेक्ट ये होगा कि I1 इंटेंसिटी पहले का है तो ये प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर हो जाएगा.
I2 प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर होगा, जहां जरूरत पड़ेगा हम यूज करेंगे। और इसका एक और भी यहाँ पे फॉर्मूला हो गया कि I1/I2 इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो गया। इसका मतलब एम्पलीट्यूड का बहुत बड़ा रोल है, ये बेसिक चीज हो गई। इंटरफेरेंस क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया, इंटरफेरेंस इज द सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। तो इससे पहले वाले में हमने क्या किया था, y1 y2 का सुपर इम्पोजिशन जो स्क्रीन के ऊपर होना है। और स्क्रीन के ऊपर मैं नेक्स्ट फिर से बनाता हूं, यहाँ पे स्क्रीन, जैसा कि मैंने पहले बताया कि S1 और S2 दो सोर्स है, और S1 और S2 दो सोर्स है, तो और यहाँ बाहर एक स्क्रीन है, तो बाहर इसकी स्क्रीन, यहाँ पे S1 S2 और सोर्स है, और इस सोर्स से लाइट आगे जाती है, और उस लाइट का कंबाइंड इफेक्ट हमें आगे मिलता है। तो मैं इस चीज को क्या करता हूं कि थोड़ा सा ज्यादा क्लियर करने के लिए दोनों से अलग अलग कलर की लाइट निकालता हूं, जो यहाँ पे मैं कर रहा हूं। आप यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट समझने की जरूरत है। आप S1 S2 लिखना, मैंने यहाँ पे गलती से दोनों में S1 लिखा हुआ है। देखिए S1 से निकलने वाले सोर्स हैं, अब S2 से निकलने वाले सोर्स को दूसरे कलर से लेते हैं। ताकि ये बिल्कुल ठीक रहे, आपको मेरे को हिसाब से आपको ज्यादा समझ में आएगा ये डायग्राम, क्योंकि यहाँ पे दोनों से अलग अलग लाइट निकल रही है, बट एक्चुअली में दोनों लाइट सिमिलर है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये कोहेरेंट जैसा होगा। इस टाइप की चीजें है। और ये बाहर में स्क्रीन है, यहाँ पे स्क्रीन है। मैं यहाँ पे कुछ पैचेज बनाता हूँ, पैचेज, रेड कलर का पैचेज एंड दूसरे एक लाइट कलर का पैचेज बनाऊंगा राइट में। पैचेज क्या करेगा, जो स्क्रीन के ऊपर दोनों का कंबाइन इफेक्ट है, दोनों सोर्स का, और उस कंबाइन इफेक्ट में लाइट की इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वहां पे लाइट कभी ब्राइट होगी, कभी डार्क होगी, कभी ब्राइट हो, कभी डार्क होगी। तो जहां पे ब्राइट होगी, ब्राइट इंटरफेरेंस होगा, जहां डार्क होगी, डार्क इंटरफेरेंस होगा। ब्राइट इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डार्क इंटरफेरेंस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव ये वर्ड यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आप लिख लेना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या क्या होगा, और नीचे मैं लिख देता हूं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मेन चीज इंटरफेरेंस में यही चीज, ये कंसेप्ट है, और उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला हम यहां पे समझ लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि पिंक और ब्लैक डाल दिया, पिंक ब्लैक, पिंक ब्लैक। एक्चुअली ब्लैक इज डार्क एंड पिंक इज ब्राइट। ये बीच बीच में थोड़ी सी जो गैप है ना, एक्चुअली में गैप होती नहीं है, बट हमने इतना टाइम लगाते, तो हमारे पास अभी टाइम इतना नहीं है, तो हमने उसको ये मानो कि ये ब्राइट डार्क, ये इंटरफेरेंस का पैटर्न होता है। जहां जहां डार्क हो गया, दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे डार्क हो गया, यहाँ पे इंटेंसिटी बिल्कुल कम होगी,
तो मिनिमम इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड की वैल्यू कम होगी, डार्क एनर्जी लाइट की कम, ऐसी चीज आप बता सकते हैं। तो इसका जो मैथमेटिकल कंडीशन होगा वो मैं नीचे लिख देता हूं। मैथमेटिकल कंडीशन क्या होगा, पहले का मैथड जैसे कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा, तो ब्राइट हो जाएगा और मिनिमम इंटेंसिटी रहेगा। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड भी मिनिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड। ये तो हो गया हमारा कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव में ठीक उल्टा हो जाएगा, डार्क फ्रिंजेज बनेंगे यहाँ पे, डार्क का मतलब डार्क फ्रिंजेज, एंड मैक्सिमम इंटेंस सॉरी ऊपर गलत हो गया है, मिनिमम नहीं मैक्सिमम इंटेंसिटी ऊपर करना था, यहाँ मिनिमम इंटेंसिटी होगा, डिस्ट्रक्टिव में मिनिमम इंटेंसिटी होगा। ऊपर में थोड़ा गलत हो गया जी, ब्राइट के साथ सब उल्टा हो गया है। डिस्ट्रक्टिव में कम होता है मिनिमम इंटेंसिटी एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, सॉरी मिनिमम एम्पलीट्यूड यहाँ होगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड और यहाँ पे चेंज कर दो, ये मिनिमम को मैक्सिमम करना पड़ेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी, और ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ये आप इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बिल्कुल नोट कर लीजिए। फिर मैं अब मैथमेटिकल पार्ट के ऊपर आ रहा हूं बिल्कुल तेजी से। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला हमारे पास आता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस में कंबाइन होकर वो फॉर्मूला आता है, आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव। ये मिनिमम ये हमारा फॉर्मूला आता है। यहीं पे आपको निकालना है आर मैक्स ब्राइट के लिए, ब्राइट के लिए आर मैक्स निकालना है। तो आर मैक्स की वैल्यू, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा आपको पता है, cos फाइव 1 ले लेंगे, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, स्क्वायर रूट अप करते हैं, ये a प्लस बी आ जाएगा आर मैक्स। कब, cos फाइव इक्वल टू 1। अभी मैं cos फाइव इक्वल टू 1 पे आते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा। आपको अभी एक काम दिया जाता है जो आप लोग करके अभी बताएंगे, 1-2 मिनट का मैं टाइम दे दूंगा इसके लिए। जैसे कि मैंने आर आर मैक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कर दिया, तो cos फाइव की वैल्यू 1। तो फाइव के लिए क्या कॉमन एंगल होंगे वो आप 1 मिनट सोचेंगे, और आर मिनिमम की वैल्यू आप, मैं यहीं पे लिख देता हूं, मुझे लगता नहीं कितना ज्यादा करने की जरूरत है। cos फाइव वहां माइनस हो जाएगा मिनिमम के लिए, मिनिमम के लिए आप cos फाइव -1 यूज करेंगे। उसके लिए कौन कौन से एंगल होंगे ये आपको सोचना है, और आर मिनिमम की वैल्यू ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एंगल क्या क्या होंगे ये लिखना है, और ये 1 मिनट का मैं टाइम देता हूं, फिर मैं आपसे पूछ भी लूंगा। ये बीच में छूट गया था, तो ये इसको तेजी से लिख लो। cos फाइव को 1, तो फाइव की वैल्यू 0, 2 पाई 4 पाई, फाइव का नॉर्मल फॉर्मूला 2n पाई लगा दी, n की वैल्यू 0, 1, 2, 3। cos फाइव की वैल्यू -1 यूज करते हैं यहाँ पे, -1, तो फाइव की वैल्यू पाई 2 पाई, फाइव इक्वल टू 2n+1 पाई, वही रहेगा। पार्ट डिफरेंस का नॉर्मल फॉर्मूला लेमडा पाई अपन 2 फाइव, क्योंकि हमने यहाँ पे एक फेज में, एक वेव में बता दिया कि एक वेव में 2 पाई का एंगल कवर होता है और लेमडा वेवलेंथ को कवर करता है। तो 2 पाई के लिए अगर लेमडा फाइव है तो फाइव इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई इंटू फाइव होता है, और इस फाइव की वैल्यू, ब्राइट की वैल्यू, एक बार 2n पाई यूज कर देते हैं और दूसरा 2n+1 पाई यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे फाइव का फॉर्मूला 2n पाई आपने यूज किया है, और ये फॉर्मूला एन लेमडा आ गया कट के। उसी तरीके से दूसरे में लेमडा की वैल्यू आपने 2n+1 पाई यूज किया, कैंसिल होकर 2n+1 लेमडा बाई 2, ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। आप ये यूज कर लिए। अब मैं फिर वापस पीछे एक इक्वेशन पे जाऊंगा। अब लास्ट इक्वेशन के ऊपर आते हैं। एक फॉर्मूला पार्ट डिफरेंस में जो आना है, एक्स डिवाइडी, एक्स डिवाइडी का फॉर्मूला आना है। ये एक्स डिवाइडी का फॉर्मूले को समझ लीजिए कैसे है कि आप यहाँ पे जैसे कि S1 S2 आप सोर्स लिए थे,
यहाँ पे S1 S2 सोर्स है, और यहाँ पे फाइनल जो स्क्रीन है, और इस स्क्रीन के ऊपर आप लाइट को ऐसे दे रहे हैं। तो आपने क्या किया कि स्मॉल डी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट लेना है, और कैपिटल डी डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट लेना है। यहाँ सेंटर है, सेंटर, तो सेंटर से इस पी पॉइंट की एक कॉमन डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है पाथ डिफरेंस, जो S2P माइनस S1P है। पाथ डिफरेंस सच में S2P माइनस S1P ये पाथ डिफरेंस है। ये पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला XD/D आपको आता है, और इस XD/D को ध्यान से सुनिए, इस XD/D को अगर आप ब्राइट फ्रिंज के साथ कैलकुलेट कर देते हैं तो X इक्वल टू एन लेमडा D/D आता है। दिस इज फॉर ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज का सेंट्रल फ्रिंज से डिस्टेंस, ब्राइट फ्रिंज का सेंट्रल फ्रिंज से डिस्टेंस, ये ध्यान रखना है। और अगर डार्क के लिए यूज करते हैं या डिस्ट्रक्टिव के लिए यूज करते हैं तो XD/D इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ज्यादातर न्यूमेरिकल इसी के ऊपर मिलेंगे अभी आपको, 2n+1 λ/2 आप पहले निकाल चुके हैं। इसको सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू क्या आएगा, 2n+1 λ/d/2d। दिस इज फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। तो ये इस टाइप से आपने इस टॉपिक को कर लेना है अभी, और इसको एक बार लिख लीजिए, और मैं अब सीधा न्यूमेरिकल कुछ शुरू करने वाला हूं इस टॉपिक के ऊपर। अगर ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिया है तो एक यहाँ एक और फॉर्मूला, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज आ चुका है आपका। ध्यान रखिए, दिस इज एक्स की जो फॉर्मूला है, डिस्टेंस ऑफ ब्राइट और डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज आ चुका है। अब इसमें क्या करना है, अब आपको एक वर्ड इसी चीज को समझना है। एक्स की वैल्यू, ध्यान से सुनेंगे, एक्स की वैल्यू सेंटर से, एक्स की वैल्यू सेंटर से ब्राइट और डार्क की है। तो एन जो यहां पे है वो फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड ब्राइट की वैल्यू हो सकती है। एन की वैल्यू अगर आपने 5 पुट किया तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ ब्राइट। डार्क के फॉर्मूले में पुट किया तो फिफ्थ डार्क, जो भी नंबर होगा एन, वो उसका ब्राइट का नंबर या डार्क का नंबर आता है फॉर्मूले में। जैसे कि आपका फॉर्मूला आया x इक्वल टू एन लेमडा D/D, और n की वैल्यू हमने 3 पुट कर दिया, तो 3 लेमडा D/D में n इज द डिस्टेंस ऑफ, n इज द डिस्टेंस ऑफ थर्ड, n इट इज द डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रॉम सेंटर। और डार्क के फॉर्मूले में पुट किया n की वैल्यू 5 या जो भी पुट किया, तो सेंटर से उतने डिस्टेंस आ गई। इसके बाद एक फॉर्मूले की यहाँ पे जरूरत पड़ती है, वो फॉर्मूला है विड्थ ऑफ ब्राइट एंड डार्क। विड्थ एंड ब्राइट ऑफ डार्क, यहाँ पे मैं बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जितनी विड्थ ब्राइट की होती है उतनी विड्थ डार्क की होती है, और दोनों का सेम ही फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज लेमडा D/D। आप लिख लीजिए लेमडा D/D, दिस इज द विड्थ ऑफ ब्राइट या डार्क। इसको बीटा से नोट करते हैं, बीटा से नोट करते हैं इसको। ये सभी नोट कर लीजिए। अब मैं आपके जो स्क्रीन पे मैंने आपको जो टॉपिक बताए थे उस टॉपिक के ऊपर आता हूं। मतलब जो आपके पास स्क्रीन है, आप पेज निकाल लेंगे और उसका सीधा क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्योंकि हमने मैक्सिमम चीजें को कवर कर दिया यहाँ पे। आप अपना स्क्रीन निकाल लीजिए जो मैंने पहले दिया हुआ है। ये सभी टॉपिक मैं बता बता चुका हूँ जो आपके पास स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा।
सिंबल अलग अलग हो सकती है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी एक नहीं बताया, वो भी बता रहे हैं साथ साथ। इंटेंसिटी I1 I2 है और दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस फाई है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा? रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा? ये फॉर्मूला मैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी के ऊपर डाल देता हूं। देखिए यहां पे इन्होंने लिखा I1 अगर एक की इंटेंसिटी है, I2 दूसरे की इंटेंसिटी, तो 2√√I1 I2 cos 5, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है आपके पास। मतलब ये फॉर्मूला इसी में अगर आप आई मैक्स निकालते हैं, तो आई मैक्स का फॉर्मूला आता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है आई मिनिमम √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। आप इसमें बार बार जरूरत पड़ती है रेशियो को, आप यहाँ पे आई मैक्स बाई आई मिनिमम कर लेंगे और फॉर्मूला लिख दीजिए, इसी का रेशियो निकाल दीजिए। फॉर्मूला ये भी हो सकता है जो आपको नीचे दिख रहा है, आपके पास ऑलरेडी स्क्रीन में ये फॉर्मूला है। ये तो ऊपर का फॉर्मूला, ये दोनों भी सेम फॉर्मूला है। यहाँ ऊपर में cos फाइव की वैल्यू 1 पुट किया हुआ है, नीचे cos फाइव की वैल्यू -1 पुट किया हुआ है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे ये यूज हम सब कर चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ बेसिक फॉर्मूले कहाँ कहाँ पे है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैंने एक्स डी बाई डी आपको बता चुका हूँ, एन लेमडा कहाँ कैसे आया वो बता चुका हूँ, 2n+1 लेमडा बाई डी कैसे आया बता चुका हूँ ब्राइट डार्क में। अब एक फॉर्मूला यहाँ पे जो लिखवाऊंगा थोड़ा सा अलग फॉर्मूला है, बट आप लिखेंगे अभी। ये फॉर्मूला कहीं है तो इंपॉर्टेंट, लेकिन कई एक बार बुक में ढूंढने से मुश्किल हो जाता है। देखिए बीटा इक्वल टू डी लेमडा बाई डी, मैंने अभी फॉर्मूला बताया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्रिंज विड्थ, ये मैंने फॉर्मूला बताया। बट यहाँ पे एक एंगुलर विड्थ है, ये फॉर्मूला एंगुलर जो फ्रिंज विड्थ है ये फॉर्मूला आप अलग से लिख दीजिए। दिस इज लेमडा इक्वल टू सॉरी अल्फा इक्वल टू बीटा बाई डी लेमडा डी बाई डी, ये लिख लीजिए आप, याद कर लीजिए, इसमें क्वेश्चन है, मिले होंगे भी आपको। एंगुलर फ्रिंज विड्थ इसके फॉर्मूले में थोड़ी दिक्कत होती है। लेमडा इक्वल टू बीटा डी बाई डी, ये आ रहा है, या लेमडा डी बाई डी। एक फॉर्मूला यहाँ पे ये भी है, ये भी फॉर्मूला आप नीचे लिखेंगे, छोटा सा जो फॉर्मूला आप दिख रहा है, क्या लिखा है कि होल एपरेटस, क्वेश्चन आता है, होल एपरेटस ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज इमर्ज इन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NM, देन फ्रिंज विड्थ, तो उस कंडीशन में फ्रिंज विड्थ चेंज हो जाती है। जैसे फ्रिंज विड्थ का अभी अभी हमने क्या फॉर्मूला निकाला, हमने फॉर्मूला निकाला लेमडा डी बाई डी। तो कहता है जब दूसरे मीडियम में चली जाएगी तो क्या फ्रिंज विड्थ उतनी ही रहेगी? नहीं, फ्रिंज विड्थ उतनी नहीं रहेगी, फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी, फ्रिंज विड्थ वहां पे कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी वो यहाँ पे लिखेंगे। तो फ्रिंज विड्थ कम होने के बाद वो फ्रिंज विड्थ हो जाएगी लेमडा डी बाई यहाँ म्यू एम लग जाएगा। ऐसे भी आपने पीछे क्लास के फॉर्मूले में मैंने एक फॉर्मूला बताया हुआ शायद, जो म्यू इक्वल टू C1/C2 इक्वल टू लेमडा 1/लेमडा 2, तो उसी फॉर्मूले से यहाँ पे आप वो चेंज कर सकते हैं, इसकी वेवलेंथ चेंज कर सकते हैं। कोहेरेंट सोर्स में बता चुका हूँ। ये नीचे कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं,
जिसका मैंने ऐसे डिस्कशन नहीं किया है, कम यूज होते हैं। अगर आपको कंफर्टेबल लगेगा तो आप उसको पढ़ लेना, नहीं तो छोड़ देना, कंफर्टेबल लगेगा तब। जैसे कि यहाँ कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे एन लेमडा मैं बता ही चुका हूँ, ये 2n+1 लेमडा बाई 2 बता चुका हूँ। ये कोई फॉर्मूले अनयूजुअल अगर कोई फॉर्मूले आ जाता है जिसका डिस्कशन नहीं हुआ है और याद करने में टाइम लग रहा है, तो उससे बेहतर उसी चीज में टाइम लगाना जो आप पहले से कर रहे हो। सत्यम, कुछ नेट ऊपर नीचे हो रहा है क्या आपका? सत्यम, यस सर। कुछ नेट ऊपर नीचे हो रहा है? हाँ पता नहीं सर, सुबह से क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरा। ये राइट में जो शिफ्ट इन इंटरफेरेंस पैटर्न है, ये थोड़ा एडिशनल फॉर्मूले हैं, बट समझना है। नॉर्मली ये क्या होता है कि आपका जो एनसीईआरटी बुक होते हैं उसमें ये फॉर्मूले नहीं होते। क्या हुआ है? एडिशनल पाथ डिफरेंस ड्यू टू सीट म्यू माइनस 1 इंटू टी। क्या है ऊपर? इन ए ट्रांसपेरेंट थिन शीट्स ऑफ ए thickness t and refractiveness mu is placed in the path of one of the superimposition wave, say in front of slit S2, and then cause of additional path difference due to this due to which interference pattern shifts। ये वर्ड को मैं थोड़ा समझा देता हूं, क्योंकि अगर मैं छोड़ दूंगा तो शायद आपको समझने में दिक्कत होगी। मैं एक छोटी सी ड्राइंग करता हूं। इस ड्राइंग में यह है कि फिर से मैं दोबारा वही ड्राइंग करता हूं। उस ड्राइंग में मैंने यहाँ पे S1 S2 वो ले लिया है, S1 S2 ले लिया है, आपका सोर्स ले लिया है, और ये स्क्रीन ले लिया है दूसरी साइड में। तो यहाँ पे कहता है, आप जैसा कि जानते हैं कि यहाँ से यहाँ लाइट जाती है और इंटरफेरेंस मीडियम होती है। इसका कहना है सत्यम, कुछ पढ़ रहे हो क्या? सत्यम, हाँ। मैं उसको हेलो। यहाँ, हाँ, इसको समझने की कोशिश करो, मैं उसको पिक्चर के थ्रू समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या किया कि एक ट्रांसपेरेंट, हाँ, मैं उस चीज को दोबारा बोल देता हूँ अगर तुम्हारा छूट गया है तो। देखो, इसने क्वेश्चन में क्या कहा है, मैं आपको बिल्कुल दोबारा क्लियर करता हूं, अब ध्यान से सुना सभी कोई। मैं अंडरलाइन भी करता जाऊंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्या लिखा है, इन ए ट्रांसपेरेंट थीन शीट्स ऑफ थिकनेस टी and refractive index nm is placed in the path of one of the superposition wave। देखिए यहाँ पे S1 S2 सुपरपोजिशन वेव है, इसके किसी एक पाथ में, जो कि अभी पिंक कलर का ये मैंने एक ब्लॉक बनाया है, उसकी थिकनेस टी लिया हुआ है और उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लिया हुआ है, प्लेस किया जाता है, वही लिखा है। इन फ्रंट ऑफ, सपोज करो से इन फ्रंट ऑफ स्लिट S2, तो मैंने भी वही S2 के सामने रखा है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, देन कॉज एन एडिशनल पाथ डिफरेंस। जो हमने पाथ डिफरेंस लेमडा डी बाई डी पहले पढ़ा, एक्स डी बाई डी पढ़ा हुआ है, उसके अलावा एडिशनल पाथ डिफरेंस हो जाता है। वो कितना होता है? म्यू माइनस 1 इंटू टी हो जाता है। ये पाथ डिफरेंस हो जाता है। देखिए, आप इस चीज को लिखिएगा कि अगर किसी स्लिट S1 या S2 के सामने कोई ब्लॉक रख दिया आपने, सपोज करो ग्लास स्लैब रख दिया, और ग्लास स्लैब की थिकनेस टी है, ग्लास स्लैब की थिकनेस टी है और उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, यस म्यू है, तो उसके पाथ डिफरेंस में म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये जो फॉर्मूला है, इतना पाथ डिफरेंस हो जाएगा। और फ्रिंज शिफ्ट कितना हो जाएगा? वो होगा डी बाई डी म्यू माइनस 1 इंटू टी, डी बाई डी म्यू माइनस 1 इंटू। और पीछे हमने फॉर्मूला याद होगा तो बीटा इक्वल टू हमने क्या फॉर्मूला किया था? लेमडा डी बाई डी फॉर्मूला किया था। तो इसी में फॉर्मूला आया था बीटा बाई लेमडा इक्वल टू डी बाई डी, जस्ट अभी पहले हमने फॉर्मूला किया था, जिसको हमने अल्फा बोलते हैं। ध्यान से सुनो, तो ये बीटा डी बाई डी जो है ना, सॉरी, डी बाई डी है, और लेमडा बीटा बाई लेमडा के बराबर, तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूले आ गए। तो आपके पास यहाँ 3 फॉर्मूले आ गए। फॉर्मूला नंबर 1 पाथ डिफरेंस का, और फ्रिंज शिफ्ट के दोनों फॉर्मूला है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम पुट कर देंगे। और दूसरा है, इफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थिन फिल्म फ्रिंज पैटर्न शिफ्टेड बाय एन फ्रिंजेज। कहता है बहुत सारे अगर पैटर्न होंगे, प्रेजेंस ऑफ थिन फिल्म फ्रिंज शिफ्ट पैटर्न शिफ्टेड बाय एन फ्रिंजेज, तो एन की वैल्यू है कितना ज्यादा शिफ्ट होगी थिकनेस वगैरह का, ये उसी से फॉर्मूला निकाल के दिया हुआ है। अंशुमन, ये जो टॉपिक है, नोट्स है, आप सत्यम से ले लेंगे,
या मुझे देंगे मोबाइल तो मैं आपको आगे से डेली से भेज दिया करूंगा। तो ये चीजें आप फॉर्मूला में लिख लेंगे अभी, जो मैंने समझाया है अभी। और थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ नीचे एक वर्ड और लिखा हुआ है। आपने ये डायग्राम बनाना है तो डायग्राम बना लो, ये जो डायग्राम अभी बनाया है ना, ये डायग्राम बना लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके क्लैरिटी आ जाएगी क्वेश्चन में। यहाँ पे है शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑर्डर ऑफ फ्रिंज एंड वेवलेंथ। ये भी ध्यान रखना, किस चीज पे डिपेंडेंट है किस चीज पे नहीं डिपेंडेंट है, वो भी यहाँ पे क्लियर है। अभी मैं फ्रेक्शनल बाइप्रिज्म नहीं करने वाला हूँ, टॉपिक अगला टॉपिक आ जाता हूँ। फ्रिंज विड्थ इज गिवन बाय डी लेम्डा बाय डी, हम ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पे। यस यस। क्वेश्चन नंबर 7, टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल वेवलेंथ होता है ऑफ लाइट इंटेंसिटी आई एंड आई आर सुपर इम्पोज द मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी पॉसिबिलिटी। देखिए क्वेश्चन आप दोनों को आता है सभी, मुझे पता है, फिर भी मैं एक फॉर्मेलिटी में मैं कर रहा हूं। मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला अभी अभी हमने क्या लिया था, हमने लिया था रूट अंडर आई प्लस रूट अंडर 4i का होल स्क्वायर, और मिनिमम में जस्ट माइनस लगाया था, यही किया था। तो यहां ऊपर क्या होगा इसी फॉर्मूले को, तो i प्लस 4i है ना, तो यहाँ पे आप कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1+2 का होल स्क्वायर आ जाएगा जो 9 आ जाएगा, और नीचे वाले में 1 - 2 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर 9:1 होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो सी ऑप्शन होना चाहिए। आपको भी यही आंसर आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे वाला, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस डेल्टा फाई एंड path difference delta x between two interference wave each. Path difference and phase difference. तो ये तो सीधा बहुत सीधा फॉर्मूला है। इसका आंसर लेमडा बाई 2 पाई इंटू डेल्टा फाई इक्वल टू डेल्टा एक्स, ये जवाब होगा। डेल्टा एक्स इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई इंटू, जैसे कि हमने पहले ही किया था ये, अभी भी। नीचे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 410। सामने अभी हमारे पास 4 क्वेश्चन है, चारों ही करेंगे, मतलब 4, 5 थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, हाँ 4, 5 एंड 10, 11, 12 भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द स्पेसिंग बिटवीन द स्लिट इज d, स्मॉल d, and the wavelength is 600 angstrom. If angular width of the fringe formed at a distance on a distance screen is 1 degree, then the value of t is 1 degree. तो आपको अभी याद है एक फॉर्मूला आपने अल्फा निकाला था, जो फॉर्मूला हमने बीटा बाई लेमडा निकाला था और डी बाई डी निकाला था। इज इट राइट? बीटा बाई लेमडा डी बाई डी। So lambda by small d. लेमडा बाई स्मॉल डी था। एक बार पीछे चले जाते हैं, एक मिनट। जो भी है आप यहाँ वैल्यू पुट कर दो। इसमें क्या क्या गिवन है आपके पास, लेमडा गिवन है, बी और अल्फा की वैल्यू गिवन है, निकल जाएगा, निकाल दीजिए। अल्फा 1 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे जो मुझे क्या लग रहा है कि ये जो डिग्री वाला है ना, इसको रेडियन में पुट करना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस के ऊपर बेस है।
स्मॉल एंगल में 1 डिग्री भी चल जाता है, 1 डिग्री भी पुट करोगे चलेगा, स्मॉल एंगल में चल जाता है। आंसर बताइए। यस, बीटा बाई डी। तो डी इक्वल टू आपके पास आ रहा है लेमडा बाई अल्फा। सर थर्ड होगा क्या? मुझे लग रहा है जो अगर 1 डिग्री पुट करने पे तो 600 एंगस्ट्रम ही आएगा, तो वैसे आंसर आएगा नहीं। तो मुझे लग रहा है कि वो जो वैल्यू होती है ना पाई की वैल्यू, उसमें पाई में कन्वर्ट करके पुट करना पड़ेगा यहाँ पे। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री। तो ये लेमडा की वैल्यू है 6000 एंगस्ट्रम, और स्मॉल डी निकालना है तो डिवाइडेड बाय मुझे वो अल्फा करना पड़ेगा। तो अल्फा है पाई अपॉन 180, तो 180 और एंगस्ट्रम लगा देते हैं। तो एंगस्ट्रम में 18 का लग रहा है टेबल, तो 18 का 108 होगा, 108। और एंगस्ट्रम होता है 10 की पावर -10, और उसमें से 4 हो जाएगा तो 10 की पावर -6 हो जाएगा ये। 10 की पावर -6 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई 3.14। 3.14, तो ये ऑप्शन अप्रोक्सीमेटली सी आ रहा है जी, सी ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे ना तो 0.3, ये एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगा आंसर। क्योंकि ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ऊपर की वैल्यू 0.108 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 3 अप्रोक्सीमेटली ले लो, तो ऊपर की वैल्यू 3.4 है, तो अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स हम ले लेंगे, तो यहाँ पे ये 0.03। तो थर्ड आंसर आ रहा है जी, सी आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि ये डिग्री में नहीं रेडियन में ही पुट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5th। In young double slit experiment, one of the slit is covered with a transparent sheet, due to which position of central fringe shift। आपको पता है ये क्वेश्चन उसी के बेसिस पे है जो हमने इसे फॉर्मूला लगाए थे शिफ्टिंग वाले। जो हमने शिफ्टिंग वाले फॉर्मूले लगाए थे इससे पहले वाला वो फॉर्मूला था, जो अभी सबसे लास्ट में हमने बताया था कि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये पुट करेंगे तो क्या आएगा। आपके पास वो पेज है, उससे वैल्यू पुट करके जरा एक बार इसको आंसर निकालिए अभी, इसका 5th का। सत्यम, अर्पिता। यस सर। क्वेश्चन में वही पीछे वाला फॉर्मूला आ गया शिफ्टिंग वाला। इसमें बीटा बाई डी हमने लगाया था, डी बाई डी दो फॉर्मूला लगाया था ना हमने, एक बीटा बाई लेमडा करके फॉर्मूला लगाया था, तो बीटा हमारे पास नहीं है, लेमडा था। तो ये जो फॉर्मूला हमने लास्ट में, इसको अभी रेड कलर से मैं कर देता हूँ, ये फॉर्मूला हमने शिफ्टिंग का एक फॉर्मूला लिया है, और ये लिख रहा है कितना शिफ्टिंग हो रहा है। तो सेंट्रल फ्रिंज शिफ्ट टू ए पोजीशन ओरिजिनली ऑक्युपाइड बाय 30th ब्राइट। तो एन लेमडा डी बाई डी ब्राइट का होता है, एन की वैल्यू यहाँ पे 30 पुट करना है, और इसमें देखिए क्या क्या कैंसिल हो सकता है, डी बाई डी कैंसिल हो गया, तो ए आ रहा है आंसर। आंसर ए आ रहा है। इसी को सॉल्व करने के बाद हाँ जी। मेथड यही लगा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही तो निकालना है, तो 30
lambda, sorry, 30 lambda by t plus 1 equal to mu. This is answer. रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10th. In young double slit experiment, when wavelength used is 6000 angstrom and screen is 40 centimeter from the capital दिया गया, the fringes are 0.012 centimeter wide. What is the distance between the slit? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, फॉर्मूले के ऊपर. फ्रिंज की फॉर्मूले के है. फ्रिंज विड्थ बीटा x dy dy. फ्रिंज विड्थ बीटा x dy dy. फ्रिंज x dy dy तो डिस्टेंस होता है, लेमडा dy dy हो जाता है फ्रिंज विड्थ. इसको बीटा इक्वल टू लेमडा dy dy. लेमडा dy dy. इसमें से बीटा आपके पास 0.012 सेंटीमीटर है, लेमडा 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कैपिटल डी दिया हुआ है, स्मॉल डी निकल जाएगा. अगला क्वेश्चन लीजिए. क्वेश्चन नंबर 11. YDSE सोडियम लाइट, लेमडा दिया हुआ है. 92 फ्रिंज आर सीन. इफ द कलर लेमडा इज यूज्ड, हाउ मेनी फ्रिंजेस विल बी सीन? ये क्वेश्चन करना है. बताने को मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं आप खुद ही करें. इसके आंसर निकालिए, पीछे मत देखना आंसर. सत्यम ये समझ गए फॉर्मूले? n1 लेमडा 1 इक्वल टू m2 लेमडा 2. यस सर. हाँ, n1 की वैल्यू 92 है, लेमडा 1 5898 एंगस्ट्रम, n2 पूछ रहा है और 5461. आपके पास ये लेमडा 1 है, वैल्यू पुट करके निकाल देते हैं. क्वेश्चन नंबर 12, ये फॉर्मूला भी है. क्वेश्चन नंबर 12 कर दीजिए. In young double slit experiment, two coherent sources are placed 0.9 centimeter apart and fringes are observed 1 meter away. If it produces the second dark fringe at a distance of 1 millimeter from the central fringe, the wavelength of the monochromatic light is used. तो सबसे पहले जो वैल्यू दिया हुआ है वो आप लिख लीजिए और क्वेश्चन आराम से हो जाएगा. आसानी मेरे को लग रहा है बहुत. स्मॉल डी आपके पास दिया हुआ है 0.9 mm एंड फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व 1 मीटर अवे. कैपिटल डी दिया हुआ है 1 मीटर. और सेकंड डार्क, इट प्रोड्यूसेस डार्क, सेकंड डार्क. तो आप डार्क का फॉर्मूला लगाएंगे, एन की वैल्यू 1, जो डार्क का फॉर्मूला आपको लगाना है. एन की वैल्यू 1 नहीं, एक्स की वैल्यू. एक्स इक्वल टू आप लिखते हैं ना आप इस डार्क में 2n + 1 लेमडा बाई 2. तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 मिलीमीटर, 1 mm. बस हो जाएगा क्वेश्चन. सब कुछ दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हो जाएगा. सर 4th है क्या? हाँ, आंसर वो तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, बट फॉर्मूला आप एक्स इक्वल टू क्या लगाते हैं आप? 2n + 1 लेमडा dy dy लगाते हैं ना, तो वैल्यू पुट करना है बस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर, ये फिगर वाला क्वेश्चन नंबर 13 भी करेंगे. सेंट्रल में ब्राइट बनता है, ये सेंट्रल में ब्राइट बनता है. क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है पार्ट लिख लो आप.
इंटेंसिटी दोनों की सेम बता रहे हैं, और S3 में ब्राइट बनेगी, S3 में मैक्सिमम होगा, ये हमें कंफर्म है, S3 में मैक्सिमम बनेगा। S4 की पोजीशन को चेक कर लीजिए क्या होगा। S4 की पोजीशन को चेक करना है कि वो डिस्टेंस मैक्सिमम है या मिनिमम है। अगर ब्राइट बन रहा है तो ब्राइट के हिसाब से करेंगे। इसका फॉर्मूला तो आपका जो S3 का है, जो S3 पे होना है वो √I0 प्लस √I0 का होल स्क्वायर। तो ये सॉल्व करके आपके पास 4I0 आ रहा है, पहले वाले पार्ट का आंसर। S4 का डिस्टेंस चेक करना पड़ेगा। डिस्टेंस वहां पे दिया हुआ है लेमडा d/2d। लेमडा 2d बाई, ये तो डार्क की वैल्यू होती है जी। हेलो, क्या ये डार्क की वैल्यू होती है? ये देखो 2n+1 लेमडा d/2d तो होता है ना, ये डार्क का फॉर्मूला है। अगर n की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो यही तो आ जाएगा लेमडा d/d। तो ये डार्क का फॉर्मूला है, तो S3 में आप निकालेंगे S3 की वैल्यू तो कितना आ जाएगा, √I0 प्लस माइनस होता है √I0, तो सेम चीजों में सेम चीज माइनस होगा तो 0 आ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आप S3 और S4 का निकालते हैं तो मैक्सिमम इंटेंसिटी उसका 4I0 डिवाइडेड बाई 0, तो इन्फिनिटी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14। पहले हमने क्या निकाला था कि देखो इसके एम्पलीट्यूड 8 दिया हुआ है, इसके एम्पलीट्यूड 6 दिया हुआ है, तो एम्पलीट्यूड है और इंटेंसिटी जो है प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, मैंने पहले बताया था I1 इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, I2 इज प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया और 6 का स्क्वायर यहाँ 36 हो गया, और मैक्सिमम इंटेंसिटी √I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर होता है, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। तो 64 का तो सॉल्व किए तो 196 आ रहा है, क्योंकि 14 का स्क्वायर आ रहा है। यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए कि सर है डाउट? नहीं नहीं सर, ठीक है। और नहीं दूसरे सर में नहीं फिर है। हाँ ठीक है, 4 से वही ये आंसर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन तो बीच बीच में थोड़े अलग पैटर्न के भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे है। अभी मैं थोड़ा सा टॉपिक, टाइम थोड़ा हो रहा है तो मुझे डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस भी लेना है, तो मैं डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के ऊपर चलता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन सब बीच में और भी आपके पास प्रैक्टिस करेंगे। एक वर्ड है जो मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे। वर्ड ये है कि अगर कोई क्वेश्चन में डबल स्लिट बोल दे तो इंटरफेरेंस, और ज्यादातर क्वेश्चन में डिफ्रैक्शन बोला ही नहीं जाता, डिफ्रैक्शन वर्ड। सिंगल स्लिट बोल दे तो डिफ्रैक्शन, ध्यान रखिए, सिंगल स्लिट मींस डिफ्रैक्शन और डबल स्लिट मींस इंटरफेरेंस। तो अगर कोई क्वेश्चन में सिंगल स्लिट वर्ड यूज हुआ ना तो डिफ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ गया, सिंगल स्लिट के ऊपर। अब मैं उसके फॉर्मूले पे आता हूं, तो पहले सिंगल स्लिट वर्ड समझिए। सिंगल स्लिट मैं कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से। डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल। जो कॉर्नर है उस कॉर्नर से ऑब्स्टेकल का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो चेंजेज हो रहा है, उसको बेंडिंग हो रहा है, उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक ही सोर्स होता है इसमें, ज्यादा सोर्स नहीं होता। पहली चीज सिंगल स्लिट, इसमें भी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इसमें भी होता है, डिफ्रैक्शन में भी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव होता है, बट यहां पे उसके लिए मैक्सिमम मिनिमम वर्ड यूज करते हैं, इसके लिए मैक्सिमम मिनिमम वर्ड यूज करते हैं, ध्यान रखें। तो जब यहाँ पे
सिंगल स्लिट या डिफ्रैक्शन एक ही वर्ड है। मैक्सिमा बोल दे तो ब्राइट फ्रिंज, मिनिमा बोल दे तो डार्क फ्रिंज। और जैसे कि फॉर्मूला वहां पे जो फ्रिंज विड्थ और डिस्टेंस हमने एंगुलर विड्थ, ऐसा यहाँ पे टर्म नहीं आता। और यहाँ पे आता है पाथ डिफरेंस, जिसकी वैल्यू ए साइन थीटा चलती है। पाथ डिफरेंस कैसे आया अभी छोड़ दो, ए साइन थीटा आती है पाथ डिफरेंस। और ये पाथ डिफरेंस, उसके भी पाथ डिफरेंस, उसका जो पाथ डिफरेंस आया था उसका एक बार आया था आपको एन लेमडा और एक 2n+1 लेमडा बाई 2, तो ये उसके बराबर होता है। ये पाथ डिफरेंस एन लेमडा और 2n लेमडा बाई 2 के बराबर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे अभी ड्राइंग में देख रहे हैं आप, दिखाते हैं। ये सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। इस सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे एस सोर्स है। एस सोर्स है यहाँ पे। एस सोर्स से यहाँ पे एक लेंस लगाया गया, लेंस से लाइट जा रही है। एंड W1 जो देख रहे हैं, दिस इज वेव फ्रंट। वेव फ्रंट से लाइट पास हो रही है और एक स्लिट है यहाँ पे, सिंगल स्लिट, एक ही स्लिट है, उसमें 2 बार स्लिट यूज। इसके बाद कुछ लाइट यहाँ पे ओ पे सीधे सीधे चली जाती है लाइट। तो सीधी लाइट चली गई, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, मुझे लाइट बेंड होना शो करना है। तो यहाँ पे एक लाइट बेंड किया हुआ दिख रहा है आपको, लाइट बेंड किया हुआ दिख रहा है। तो लाइट की जो बेंडिंग यहाँ पे दिख रही है, ये लाइट की बेंडिंग ही हमें बता रहा है कि ये डिफ्रैक्शन हो रहा है। अब ये जो थीटा है, थीटा वर्ड है, यहाँ पे कौन कौन से टर्म आएगा? यहाँ पे f2 लेंस की है, ये x डिस्टेंस आएगी। तो पाथ डिफरेंस का मतलब क्या है कि एक ने जितनी पाथ कवर किया, दूसरा ने उतनी पाथ कवर किया, तो दोनों के बीच की डिफरेंस। उसका फॉर्मूला ये जैसे भी है, ए साइन थीटा इक्वल टू 2n+1 लेमडा बाई 2 याद है। तो ये मैक्सिमा के लिए लगेगा, क्योंकि 2n+1 लेमडा बाई 2 पीछे जो हमने निकाला था वो मिनिमा के लिए था, डार्क के लिए था, यहाँ मैक्सिमा के लिए हो जाएगा। तो ए साइन थीटा इक्वल टू 2n+1 लेमडा बाई 2, ये डिफ्रैक्शन मैक्सिमा है, ऐसा आप लिखेंगे। और मिनिमा में ए साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा लिख देंगे। ए साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, तो साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा बाई ए होगा। ये दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फॉर्मूला ये रहा और एक फॉर्मूला ये रहा, इंपॉर्टेंट है। ये दोनों फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, एक यहाँ पे सभी कौन कौन को यहाँ पे सेकेंडरी मैक्सिमम साइज आपको लिखा हुआ मिल रहा है, ये भी लिख देंगे। मैक्सिमम मतलब ब्राइट। ये डिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन इज आल्सो कॉल्ड सिंगल स्लिट। फिर उसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे है एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, ये लिख देंगे 2 थीटा इक्वल टू लेमडा बाई ए, और लीनियर और विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये दोनों फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, जरूरत पड़ने पे तुरंत यूज होगा। नीचे फॉर्मूला 2d लेमडा बाई ए, 2f लेमडा बाई ए। उसके बाद ग्राफ भी आपको याद रखना जरूरी है, कहां पे कभी ग्राफ की जरूरत पड़ सकती है। ये ग्राफ डिफ्रैक्शन का ग्राफ है, सिंगल स्लिट का। जो बीच वाला पार्ट है ना, इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा और ब्राइट भी है, ज्यादा वाइड भी है, सॉरी ब्राइट वाइड भी है। मिडिल इज सेंट्रल ब्राइट, ये सेंट्रल ब्राइट कम से कम दूसरे ब्राइट से डबल विड्थ होनी चाहिए। ये इंटरफेरेंस का है, इंटरफेरेंस इज सिंगल स्लिट। और अगर डिफ्रैक्शन का मैंने ऐसे ग्राफ बनाया है, डिफ्रैक्शन का अगर ग्राफ बनाते तो वो बराबर चलता है ऊपर नीचे। यहाँ सेंट्रल या दूसरे ब्राइट सभी ब्राइट बराबर होते हैं, यहाँ पे ब्राइट धीरे धीरे कम होती जाती है। आपको यहाँ पे एक चीज, अभी 1 मिनट का मैं टाइम दूंगा, उस टाइम में आपको इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के फॉर्मूले में क्या क्या डिफरेंस है और ग्राफ में, ऐसा चीज सोच के जवाब देना है, क्योंकि वही चीज आपको ये सिखा देगा। अगर दोनों में डिफरेंस पता होगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अभी आपने दोनों पढ़ा है, और दोनों में जो भी डिफरेंस है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी डिफरेंस आप बता सकते हो बताएंगे। अभी आप सोचेंगे 1 मिनट, फिर जवाब दे देंगे। देखिए, जो ब्राइट और डार्क का डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन इज सिंगल स्लिट, मतलब सिंगल स्लिट ही है, एक ही बार स्लिट रखा गया जिससे सोर्स लाइट पास होती है और स्क्रीन पे उसका रिजल्टेंट इफेक्ट दिखता है।
जबकि इंटरफेरेंस में एक स्लिट से सिंगल सोर्स था, बाद में जाके एक दूसरी स्लिट रखी गई, दूसरे दो सोर्स निकाले गए और उसका स्क्रीन के ऊपर आया। तो उसमें हम बताते हैं कि देयर आर फ्यू सोर्सेस, देयर इज ए सुपरपोजिशन ऑफ फ्यू सोर्सेस इन इंटरफेरेंस। इन डिफ्रैक्शन there are single source, but every point on the source is act as a wave, and superposition of that sources, infinite sources from same wavefront, ये word जरूरी है, infinite sources from same wavefront in superposition, their superposition makes a diffraction। एक दूसरा डिफरेंस, इंटरफेरेंस, ये जो आपको पता है, इंटरफेरेंस का सेंट्रल जो है ज्यादा ब्राइट एंड वाइड होता है, वाइड एंड ब्राइट। डिफ्रैक्शन का, सॉरी, डिफ्रैक्शन का सेंट्रल फ्रिंज इज मोर ब्राइट एंड वाइड, एंड ब्राइट एंड डार्क, इवन ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस गेट्स फेंटर व्हेन गोइंग टू ईदर साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट, ईदर साइड ऑफ द सेंटर, दोनों साइड जाते हैं तो धीरे धीरे ब्राइटनेस डार्कनेस, आप ग्राफ में भी देखें कि ग्राफ धीरे धीरे कम हो, नीचे होता जाता है। दूसरा, डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता, सॉरी, इंटरफेरेंस में ऐसा नहीं होता। इंटरफेरेंस में जो ब्राइट और डार्कनेस है ना बराबर है, सेंट्रल कोई ज्यादा वाइड या ज्यादा डार्क नहीं होता, बराबर ही है। और एक और डिफरेंस है जो समझने का है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं, इंटरफेरेंस में ब्राइट और डार्क के बीच में गुड कंट्रास्ट होता है, मींस साफ साफ क्लियर होता है कि ये ब्राइट है, प्रॉपर ब्राइट है, डार्क मींस डार्क, फिर ब्राइट मींस ब्राइट, डार्क मींस डार्क, प्रॉपर गुड कंट्रास्ट, बिल्कुल क्लियर विजिबिलिटी, ये ब्राइट है डार्क है। डिफ्रैक्शन में शुरू में तो ठीक है, बट बाद में फेंटर होता जाता है, तो ब्राइट और डार्क के बीच में पूरी ब्राइट या पूरी डार्क नहीं हो पाती। ये बेसिक डिफरेंस। फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है? फॉर्मूले में वहां पे हमने एन लेमडा जो निकाला था पाथ डिफरेंस, इंटरफेरेंस में वो एन लेमडा की वैल्यू यहां पे डार्क के लिए, जिसको मिनिमा के में यूज कर देते हैं, तो ए साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, ये फॉर्मूला मिनिमा, डिफ्रैक्शन का मिनिमा के लिए हम यूज कर देते हैं, और वहां पे एक्स डी बाई डी इक्वल टू एन लेमडा यूज किए थे, जो ब्राइट के लिए यूज किए थे। दूसरा उसका उल्टा, वहां पे 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 जो निकाला था, एक्स डी बाई डी इक्वल टू, वो डार्क के लिए था। यहाँ पे ए साइन थीटा, वहां पे एक्स डी बाई डी था, यहाँ पे ए साइन थीटा 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 यहाँ मैक्सिमा हम के लिए यूज करते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है, इतना याद रखना है, फॉर्मूले में कंफ्यूजन नहीं होगी। उसके अंदर जैसे सेंट्रल ब्राइट निकालते थे, सॉरी, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज निकालते थे, ऐसा इसमें नहीं निकालने की जरूरत है, क्योंकि ब्राइट फ्रिंज यहाँ वेरिएबल है। और एक और फॉर्मूला इसमें आता है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, जो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है 2d लेमडा बाई ए या 2f लेमडा बाई ए आता है, तो क्योंकि सेंट्रल ब्राइट इसकी ज्यादा है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है ये निकालना है। एंगुलर विड्थ यहां भी निकल सकता है। और एक कंसेप्ट चीज है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क ऑन ईदर साइड ऑफ द सेंटर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क ऑन ईदर साइड ऑफ द सेंटर, तो ऐसा कोई फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं है कि डार्क निकालने का इसमें डिफ्रैक्शन में, लेकिन हम क्या करते हैं, सेंट्रल ब्राइट की विड्थ को ही आंसर दे देते हैं, क्योंकि सेंट्रल ब्राइट का विड्थ जब ही खत्म होता है दोनों साइड, तो फर्स्ट डार्क आ जाता है, तो वो जवाब हो जाता है। अगर उसका हाफ चाहिए तो हाफ कर देंगे। ये क्वेश्चन करने के लिए मतलब हिंट है, ऐसा कोई फॉर्मूला बुक में नहीं लिखा हुआ है। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं, आप देखते हैं। और एक फॉर्मूला है फ्रेशनल डिस्टेंस। फ्रेशनल डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे जेड एफ इक्वल टू ए स्क्वायर बाय लैम्डा। जेड एफ फ्रेशनल डिस्टेंस, फ्रेशनल डिस्टेंस क्या होता है, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सॉरी, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम होल अप टू व्हिच लाइट एक्ट एज ए रे, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। तो पहला जेड एफ इक्वल टू ए स्क्वायर बाय लैम्डा, जेड एफ फ्रेशनल डिस्टेंस, ए एपर्चर, लैम्डा वेवलेंथ। आगे टॉपिक है यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर।
सिर्फ समझ लेना है रिजॉल्विंग पावर, इसका कोई डेफिनेशन फॉर्मूला सिर्फ रिजॉल्विंग पावर का अकेला नहीं आएगा। रिजॉल्विंग पावर इज द पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, व्हाट्स द पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट to distinguish two objects when they are placed very close to each other, that is Fresnel distance। और एक टर्म होता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स up to which two objects can seen separately। दो ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास पास में रखा हुआ है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस जिसको आप साफ साफ देख सकते हैं, अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इवन दे आर लाइंग वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। और सेकेंड पॉइंट, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन उस चीज को आप एक सर्टेन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, एक डिस्टेंस, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का रेसिप्रोकल को रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। सपोज करो आप दो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस 1 मिलीमीटर है। अगर 1 मिलीमीटर से डिस्टेंस कम कर दिया जाता है तो आप उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। इट मींस मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स टू सीन एज ए टू सेपरेट इमेज, you require separation of 1 millimeter, and if distance becomes less than 1 millimeter, it cannot be seen as a separate image, then 1 millimeter is called limit of resolution, and reciprocal of limit of resolution is called resolving power। तो ये चीजें का हमें ध्यान रखना है। अब मैं इसी टॉपिक पे अगला इसके ऊपर, अब रिजॉल्विंग पावर हमें माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर और उसके फॉर्मूले, रिजॉल्विंग पावर, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के फॉर्मूले आएंगे। तो उसमें दो तरह के फॉर्मूले होंगे। एक तो होंगे फॉर्मूले बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला होगा जिसमें लेम्डा डी, उसकी डायमीटर और एंगल यूज किया जाएगा, और एक उस फॉर्मूला तब होगा जब उसको किसी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू में पुट कर देते हैं, तो ये जो वेवलेंथ के ऊपर चेंजेज होगा। तो ये दोनों फॉर्मूले को अभी आप लिख लेंगे, फिर मैं पोलराइजेशन के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले एक फॉर्मूला देख रहे हैं आप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप 1/d थीटा d/1.22 लेम्डा, ये लिख लीजिए आप फॉर्मूला। ये रिजॉल्विंग पावर का है। बहुत थोड़ा यहाँ पे लाइट कम आ रहा है। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। और ऊपर जो है 1.22 लेम्डा बाई डी, ये भी रिजॉल्विंग पावर ऑफ, वो ये है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऊपर वाला, और उसका नीचे उल्टा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का रेसिप्रोकल रिजॉल्विंग पावर होता है। तो ये आप लिख लेंगे। नेक्स्ट, हाँ मीडियम में, जैसा कि मैंने बताया, मीडियम में जाने के बाद उसकी वेवलेंथ चेंज होती है, तो वो होगी, क्योंकि वेवलेंथ ही चेंज हो जाती है। नीचे फॉर्मूला माइक्रोस्कोप का है, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, मैं बोल देता हूं। d = 1.22 लेम्डा बाई 2 म्यू, यहां साइन थीटा करेंगे, 2 म्यू साइन थीटा। दिस इज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, लिमिट, और डिजॉल्विंग पावर इसका उल्टा हो जाएगा, ये 2 म्यू साइन थीटा अपॉन 1.22 लेम्डा आ जाएगा। ये आ जाएगा आरपी, आरपी फॉर रिजॉल्विंग पावर। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं पोलराइजेशन, लास्ट टॉपिक है। व्हाट इज पोलराइजेशन? पोलराइजेशन को आप सीधी सीधी समझ लीजिए कि अगर कोई लाइट ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट है, और अगर किसी पोलराइड ग्लास से या पोलराइड सब्सटेंस से, पोलराइड ग्लास या पोलराइड सब्सटेंस से लाइट पास हो जाती है, तो उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। पहली बार हाफ हो जाती है, आगे फॉर्मूला लगता है, मतलब इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है।
polarization is the phenomena of restricting the vibration of light. Polarization is the phenomena of restricting the vibration of light when light passes through particular substance called polarizer. सिंपल फॉर्मूला, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम हो जाती है, ज्यादा डिटेल नहीं जा रहे हैं। आर्टिफिशियल पोलराइजर को एनालाइजर बोलते हैं, और एक पोलराइजर के पीछे दूसरा पोलराइजर होता है, उसको एनालाइजर बोलते हैं। एंड आर्टिफिशियल पोलराइजर को पोलराइड बोलते हैं। निकोल प्रिज्म, कैल्साइट, ये कुछ पोलराइजर के नाम हैं। कनाडा बल्सम उसके अंदर एक ग्लू लगाते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ I = I0 cos स्क्वायर बाई थीटा, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लॉ ऑफ मेलिस में आप लिखेंगे। लॉ ऑफ मेलिस में यहाँ पे अभी मैं एक इक्वेशन देता हूँ, दो ही फॉर्मूला है, लॉ ऑफ मेलिस और ब्रिस्टल लॉ। ये टॉपिक खत्म हो जाएगा अभी। इसके बारे में कुछ रूल बताता हूँ, रूल को ध्यान सुनना, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के रूल के ऊपर ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मैंने यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ की है, ये तीनों लाइन पोलराइजर है। तो जैसा कि मैंने बताया था, पहली पोलराइजर को मैं पोलराइजर बोलूंगा, बाद वाली पोलराइजर को एनालाइजर बोल दूंगा। तो इसका नाम P1 ले दिया, इसका नाम A1 ले दिया, इसका नाम A2 लिख दिया। यहाँ पे I0 इंटेंसिटी ऑफ लाइट आ रही है। जो I0 है ये किस टाइप की लाइट है, इसके बारे में सुनना जरूरी है। अगर क्वेश्चन में लिखता है कि I0 इज द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट, तो पहला स्टेप कुछ और होगा। अगर लिखेगा I0 इज द इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, देखिए वर्ड में यूज कर रहा हूं, पोलराइज और अनपोलराइज। देखो P1 पोलराइज लाइट भी पास हो सकती है, अनपोलराइज भी पास हो सकती है। तो पहली बार में अनपोलराइज लाइट पास होती है, ध्यान रखिए, अनपोलराइज लाइट। तो फर्स्ट बार में उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी, I0 की इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी, I0/2। लेकिन अगर पोलराइज होती तो इंटेंसिटी हाफ नहीं होती। ये 4-5 बुक पढ़ेंगे तो किसी बुक में लिखा है, नहीं तो नहीं लिखा हुआ। इसके बाद I1 मान लेता हूं, इसके बाद I2 मान लेते हैं। I1 I2 के बीच में एंगल कितना है ये जानना जरूरी है, एंगल दिया हुआ होता है। मान लो एंगल थीटा ले लिए, तो I1 की वैल्यू क्या आएगी, जो इसको इंटेंसिटी, इसको पढ़ने से पहले जितनी भी इंटेंसिटी पहले थी वो तो रहेगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, I1 = और A1 A2 के बीच का एंगल अगर मैंने मान लो θ2 मान लेते हैं, तो I2 की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ फॉर्मूला लिख लीजिए, I2 = I1 cos स्क्वायर θ2। ये आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। छोटी सी यहाँ पे कंफ्यूजन वाली चीज यहाँ पे नहीं है, आप लिख लीजिए इसको। थीटा का जो फॉर्मूला है, अगर कभी cos 90 हो जाए तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। cos 90 की वैल्यू 0, उसके बाद लाइट पास नहीं होगी। ये नहीं सोचना है कि 90 हो गया तो क्या हुआ, cos 0 है तो cos 0 की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो 1 ही लाइट रहेगी। क्योंकि cos का स्क्वायर है तो निगेटिव ही वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो निगेटिव तो आंसर आएगा नहीं। ये मैंने तब लिया जब ये अनपोलराइज लाइट था। अगर यही चीज पोलराइज होती, सपोज करो I0 पोलराइज होती, तो मैंने जिसको I0/2 लिखा है, मैं I0/2 नहीं लिखता, ये किस एंगल पे पड़ रहा है वो एंगल निकालता। सपोज करो एंगल अल्फा निकाल देते, तो पहला स्टेप मेरा हो जाता I0 cos स्क्वायर अल्फा। पहला स्टेप ही हो जाता, हाफ नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी पोलराइज है। पहली बार पोलराइज में 50% हो जाती है, उसके बाद लॉ ऑफ मेलिस लगता है, I = I0 cos स्क्वायर थीटा। मेरे को लगता है आपको समझ में आया होगा। ये दोनों वर्ड क्या है, आपको एंगल नहीं दिया जाएगा क्वेश्चन में, सिर्फ वर्ड दिया जाएगा, आपको समझना है। क्रॉस्ड पोलराइड, और दूसरा एंगल आएगा, दूसरा वर्ड आएगा पैरेलल पोलराइड। जब क्रॉस पोलराइड, क्रॉस वर्ड यूज कर दिया, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंगल बिटवीन पोलराइजेशन इज 90 डिग्री। देयर विल बी नो लाइट आफ्टर दैट पोलराइजर एनालाइजर, because cos 90 is 0. If it is said parallel polarite, then angle between them is either 0 or 180 degree. It's cos square theta, cos square 0 or cos square 180. In both cases, its value is 1. There will be same intensity of light as incident. In cos 90, there will be no light after that. That is crossed polarite and parallel polarite.
लास्ट टॉपिक, ब्रिस्टल लॉ। ब्रिस्टल लॉ फॉर्मूला है म्यू इक्वल टू 10 IP, आप जानते होंगे शायद, लेकिन उसमें इंसिडेंट लाइट के बाद रिफ्रैक्टेड लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री होता है। ये कंडीशन म्यू इक्वल टू 10 IP लगता है, नीचे दिखा हुआ है, यहाँ पे ड्राइंग भी किया हुआ है। मैं एक यहाँ पे बताता हूँ उसको। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, आईपी एंगल ऑफ है, एक रिफ्लेक्टेड लाइट है, दूसरा रिफ्लेक्टेड लाइट है, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है दैट इज प्लेन पोलराइज, अनपोलराइज लाइट ट्रांसमिटेड हो गई, दोनों के बीच एंगल, ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आईपी जो एंगल है वो म्यू इक्वल टू 10 IP लिख देंगे। म्यू मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लिखता हूँ, इन्होंने एन लिखा है, एन इक्वल टू 10 IP, आईपी एंगल ऑफ पोलराइजेशन। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे। अब मैं क्वेश्चन के ऊपर आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 का क्या आंसर होना चाहिए, एक बार बताइए। थर्टी सेवन का None of the above. यस, राइट आंसर, नन ऑफ द अबव। ऐसा है ना, ऐसे तो हम काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन एक बार 38 कर दो। काफी क्वेश्चन कर चुके हैं। सत्यम, यस सर, कर रहा हूँ। रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ दिस इज, तो 5/3 स्क्वायर। माइक एक खुला हुआ है किन्हीं का, एक बार माइक कुछ प्रॉब्लम है। सत्यम माइक बंद कर लो, बोलना ना। तो हाँ, उस रिफ्लेक्शन आने लगती है, इको। Beam of light intensity I1, I2 to give interference pattern if the ratio of intensity show that 25:9, then I1 by I2. 16 आ रहा सर। 16 क्या लग रहा है अर्पिता, यही आंसर क्या? ऐसे तो आंसर D16 ही लिखा हुआ है, बट सॉल्व करके आ गया। ऐसे ही निकाला होगा आप लोगों ने, सत्यम, Yes, sir. ऐसे ही निकाले ना। यस सर। आगे कंपोनेंडो डिविडेंडो हम लगा लेते हैं। कंपोनेंडो डिविडेंडो जानते हैं आप लोग ना? नहीं जानते।
ठीक है, 16 आंसर। ठीक है, आगे। अभी मैं पोलराइजेशन के ऊपर इसके आज आगे जो है ना टेस्ट करके है, उसके ऊपर है क्वेश्चन निकाल। अभी क्वेश्चन है पोलराइजेशन और सिंगल स्लिट, थोड़ा बहुत है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए। Axis of polarizer and analyzer are inclined to each other 45 degree. Amplitude of unpolarized light intensity is A. Then what is the amplitude of the light transmitting through analyzer? आप लोग जवाब दीजिए। हो सकता है इसका आंसर सही भी हो, गलत हो बुक में, बट आपके अपने हिसाब से सही जवाब देना है। फिर ए है क्या आंसर? ए ए नहीं होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए। हो भी सकता है शायद, लेकिन क्या, कितना है आंसर? देखिए, मैं मेथड वाइज अगर सॉल्व करूं तो क्या हो सकता है। मेथड वाइज सबसे पहले एम्पलीट्यूड का मेरे पास कोई फॉर्मूला है नहीं, मुझे इंटेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना चाहिए। और मैं अगर मैं इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाता हूं तो मुझे ए की जगह इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड है, तो मुझे ए स्क्वायर पहला स्टेप लिखना चाहिए मुझे। तो ए स्क्वायर के हिसाब से सोचो तो पहला जवाब हमारे पास ए स्क्वायर हो गया। और ए स्क्वायर, पहली बार ए स्क्वायर के बारे में देखिए क्या है कि अनपोलराइज लाइट है, तो जब पहली बार वो पास हो गया तो पहली बार उसकी वैल्यू ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी, हाफ। और उसके बाद 45 डिग्री है तो मैं आई वन लगाता हूं, तो मुझे लिखना चाहिए आई वन इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो ए स्क्वायर बाई 4। ठीक है, सही जवाब बताया हो तो इसको अगेन ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल कर लेते हैं तो a/2 आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये फाइनल में इंटेंसिटी ए स्क्वायर बाई 4 है ना, तो एम्पलीट्यूड तो उसका स्क्वायर रूट करके आएगा, तो a/2 ही आंसर हो जाएगा। सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9।
व्हाट इज ब्रिस्टर एंगल ऑफ ग्लास ट्रांजिशन, म्यू ऑफ ग्लास दिस? बहुत सिंपल फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला जी? फॉर्मूला तो हम जानते हैं, म्यू इक्वल टू 1 अपॉन साइन, म्यू इक्वल टू साइन 10 IP। तो एंगल पूछ रहा है, तो IP इक्वल टू तो 1.5 है। ब्रिस्टर एंगल ऑफ एयर टू ग्लास ट्रांजिशन, तो 10 IP इक्वल टू 1.5 म्यू की वैल्यू। अब यहाँ पे 1.5 देखो, ये आंसर निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। आप लोग एक चीज बताइए, 1060 की वैल्यू कितनी होती है? 1060 1060 होता है √3। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73। जवाब नहीं दे रहे हैं जी। यस सर। तो 1.73 और उससे कम है, 60 से तो कम ही आंसर होगा, तो 83 क्रॉस कर देंगे। अब यहाँ पे 57 डिग्री है और 56 और 59 है, तो मुझे लग रहा है 59 भी आंसर नहीं होगा। अब 56.3 और 57.2 में आंसर होगा, बट हम अभी भी इसके आंसर पे श्योर नहीं पहुंचेंगे क्या है, बट ये मेथड क्या है, क्योंकि इसके लिए मुझे ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल देख के एग्जैक्ट आंसर निकालना पड़ेगा। बट इसका आंसर ए बी में से कुछ होगा, मैं अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं, क्योंकि 1045 1 होता है। आपको अगर कोई वैल्यू 30 60 45 90 ऐसे वैल्यू तो निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने आपसे बोल दिया 46 की वैल्यू कितनी बताओ, 59 की कितनी बताओ, 57 की कितनी बताओ, तो डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते ना। आप 37 और 53 डिग्री की वैल्यू आपको वो पहले मेथड से याद है, तो 53 की वैल्यू याद है, तो 53 भी आप निकालते हैं तो कितना होता है? वो भी वैल्यू होती है 4/3, 1.33 होता है। तो 56 या 57 में से कोई आंसर है, लेकिन हम बिना टेबल के एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो वहां पे हम टेबल का यूज कर सकते हैं, ऐसा होगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपको कितना आया है ये तो नहीं पता, लेकिन आप मेरे को इसमें थोड़ा कमजोर दिख रहा है, आपको देखो अपने बुक में कैसा दिख रहा है अपने। ये 17 हम करेंगे अभी। 17 मैं फिर भी पढ़ देता हूँ, पोलराइजेशन के ऊपर ही बेस है। क्वेश्चन है, अनपोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी 32 वाट पर मीटर स्क्वायर, 32 I1 अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पोलराइड। अच्छा क्वेश्चन है जी, 3 पोलराइड, ये 3 पोलराइड, द फर्स्ट एंड लास्ट पोलराइज आर क्रॉस्ड in the intensity of light transmitted through combination B 3 millimeter square, then what is the angle between transmitted axis of the first two polarized? देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी क्रिएट किया गया है। क्या है कंफ्यूजन, मैं क्लियर कर देता हूं। अभी इससे पहले मैंने एक वर्ड आपको समझाया था, क्रॉस पोलराइड और पैरेलल पोलराइड। तो क्रॉस पोलराइड का मतलब मैंने एंगल 90 बताया था, और ये भी मैंने बता दिया जब क्रॉस आप बोलते हैं तो 90 हो जाता है और उसके आगे आंसर 0 हो जाता है, चाहे कुछ भी हो। बट ये कंसेप्ट लगा के इसके आंसर 0 भी एक दिए हुए हैं, लेकिन ये जवाब नहीं होंगे यहाँ पे। तो क्या होंगे वो यहाँ पे देखिए, 0 डिग्री है वो नहीं है। क्या होगा देखिए, मैं यहाँ पे एक ड्राइंग करता हूँ साथ में, 1 2 3, यहाँ 1 2 3, ये पोलराइड है लिख रहा है क्वेश्चन में, और यहाँ पे शुरू में 32 इंटेंसिटी की लाइट I0 की वैल्यू है, और पहले और तीसरे के बीच में एंगल 90 डिग्री है, ऐसा लिख रहा है।
ठीक। अब आपको पहले और दूसरे के बीच का एंगल अगर आप थीटा ले लेते हैं तो दूसरे और तीसरे के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। जो मैं बोल रहा हूं वो फिगर में दिख नहीं रहा है, बट ऐसा मानना है। तो पहले और दूसरे के यहाँ पे एंगल हमने थीटा और 90 माइनस थीटा हमने ये ले लिया है। ठीक है, नेक्स्ट वन। तो अब आपको क्या करना है कि रूल को समझिए, और बाद में, सबसे बाद में, लास्ट में हमको 3 मिल रहा है, सबसे लास्ट में 3 मिल रहा है, ये भी पता है। तो सबसे पहली बार यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया कि ये वैल्यू हाफ हो जाएगी, 32 का हाफ हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। और इसके बाद I1 ले लो और इसके बाद I2 ले लो। I2 मुझे पता है 3 आ चुका है, तो I1 कितना होगा वो भी देखिए रूल से, ब्रिस्टर लॉ। I1 इक्वल टू 16 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये मुझे थीटा मालूम ही नहीं है, बट मैं थीटा करके छोड़ देता हूं। एंड व्हाट इज I2? I2 इक्वल टू I1 कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। दो दिख रहा है आपको, और I1 की वैल्यू आपको पता है 32 है, सॉरी 3 है। I1 ठीक है, तो मुझे लिखना है I1 की वैल्यू पुट करते हैं 16 कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा। आगे थोड़ा और इक्वेशन को आगे बढ़ाता हूं, मैं इसको 4 into 4 कर देता हूं। ऐसा क्यों? 4 एक साइड लिख देता हूं एंड 2 साइन थीटा कॉस थीटा को स्क्वायरिंग कर देता हूं। लास्ट स्टेप आपको समझ में आया है या नहीं, अब बताना है आपको। तो इक्वल टू मुझे करना है 4 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा, इक्वल टू 3 आ गया। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 3/4 आ रहा है, और मुझे याद है कि 3/4 साइन में 37 डिग्री होता है। एक मिनट, एक थोड़ा सा क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सो साइन 2 थीटा, यहाँ पे स्क्वायर भी लगना है, स्क्वायर भी लगना है यहाँ पे, यहाँ स्क्वायर लगना है, राइट राइट, स्क्वायर लगना है जी। स्क्वायर यहाँ पे छोड़ रहे थे हम, स्क्वायर यहाँ पे लगना है क्योंकि ऊपर से स्क्वायर आ रहा था, तो स्क्वायर लगना है। तो फिर क्या होगा कि साइन 2 थीटा की वैल्यू √3/2 आ रहा है, √3/2, और √3/2 तो मुझे दिख रहा है कितना, साइन 2 थीटा √3/2 कितना डिग्री होगा जी? साइन 2 थीटा √3/2, ये 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री। तो 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आंसर आ गया। 30 डिग्री इज राइट आंसर। इसी टाइप का क्वेश्चन एक क्वेश्चन नंबर 9 था, जिसमें इसी ब्रिस्टल लॉ के ऊपर क्वेश्चन 9 नहीं था, क्वेश्चन नंबर 26 था। तो मेरे को लग रहा है आपसे हो सकता है, उसमें 60 डिग्री का एंगल है, और ये पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज ऑफ लाइट, कितनी परसेंटेज ऑफ लाइट आगे पास होगी। तो कितनी लाइट पास होगी ये हम निकाल लेंगे, तो परसेंटेज भी पीछे से निकल के आ सकती है। और इसमें और भी क्वेश्चन उस टॉपिक के ऊपर है, फिर यंग डबल स्लिट के ऊपर क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, तो ये तो दोनों पे मिक्स क्वेश्चन है। अभी क्या करना है कि जो टॉपिक आप पीछे किए हैं, ये टॉपिक में कुछ क्वेश्चन और थ्योरी सभी दिए हुए हैं, तो ये पूरी चीजों को प्रैक्टिस एक बार अच्छा से कर लेना है आपको। और इसमें से जैसे कि हमने अभी थ्योरी का रिवीजन किया पूरा, और न्यूमेरिकल हमने कुछ किए हैं कुछ नहीं किए हैं। तो ये हमारी जो क्लास है, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, इस क्लास को अलग अलग पॉइंट पे। और हमारी नीट के लिए कल भी क्लास होगी, डेली क्लास, अभी जब तक नीट का एग्जामिनेशन नहीं होता सैटरडे तक डेली हमारी क्लास 1.5-2 घंटे की क्लास होगी, जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं और बेसिक थ्योरी डिस्कशन करते हैं। तो यू कैन अटेंड ऑल द क्लासेस। सो दिस इज द रिक्वेस्ट, and it is the benefit for you to take advantage
from the NEET classes from here, only physics classes. So I am enhancing and taking physics classes for this. So you can take advantage of this, and you can contact from given this number through WhatsApp only. And thank you for watching this video.